Hey guys, good afternoon. This is शैलेंद्र पांडे from Ambition Classes, your physics mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में बात किया था. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स. जो मेन प्रॉपर्टी वहां पर थी वो ये थी कि कंडक्टर को जो भी चार्ज हमने दिया था वो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर जाकर के स्टोर हो गया था. वहां से हमने ये दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके. इसलिए हम लोगों ने उस कंडक्टर को किसी दूसरे आइडेंटिकल कंडक्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया. कनेक्ट करने से हमने ये देखा कि भाई एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ओवरऑल एनर्जी का लॉस हुआ, है ना. इतना सब करने के बाद अब आज हम लोग फिर से उसी अपने इफर्ट पर आगे बढ़ेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंडक्टर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके. तो लोगों ने जो सबसे पहला तरीका अप्लाई किया वो ये था कि भाई दूसरा कोई कंडक्टर ले आओ, कनेक्ट कराओ, लेकिन वो तो आइडिया फेल हो गया बेटा. अब हम लोग कुछ नया करेंगे. क्या नया करेंगे, इस चीज़ के बारे में सोचिए. आप लोगों को ये कहा गया था कि जो चार्ज हम लोग किसी कंडक्टर को देते हैं Q, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V. सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मतलब चार्ज अगर आप दोगे तो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा. ठीक. अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, जस्ट इमेजिन Q इज इक्वल टू CV होता है, या कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं C, तो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल. अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर दें हम लोग, तो आप जरा सोचो, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर V डिक्रीज होगा तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग आगे का पूरा फर्दर डिस्कशन करेंगे जो इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. आइए चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ ताकि मैं आपको और डिटेल में चीजें पढ़ा सकूं. सबसे पहले वी विल पुट अ हेडिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स. सो वी हैव कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. अब बात आ गई कैपेसिटर क्या है. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच कैन स्टोर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं. अब देखिए ध्यान से, जो कैपेसिटर्स होते हैं वो आप लोगों ने शायद घरों में भी देखे होंगे. घर में भी हम लोग के सभी के घर में कैपेसिटर जरूर होगा. फैन में लगा हुआ होता है इतना बड़ा सा. ये देखिए मैंने इसके डायग्राम्स आपको दिखाए हुए हैं. ये डायग्राम देख करके आप लोग जरूर ध्यान कर पा रहे होंगे. ये देखिए इस टाइप का कैपेसिटर आपने जरूर देखा होगा, या हो सकता है इनमें से किसी शेप का कैपेसिटर आपने देखा होगा, बट ये वाला बहुत कॉमन है, बहुत सस्ता आता है, घर में आपने जरूर देखा होगा. ठीक. अब ये कैपेसिटर क्या है तो ध्यान से देखिए. कैपेसिटर का एक नाम और होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक कंडेंसर. जो इलेक्ट्रीशियंस घर में आते हैं वो लोग कैपेसिटर नाम नहीं जानते, वो लोग बार बार कंडेंसर कहते हैं. कंडेंसर खरीद लाइए, फैन का कंडेंसर खराब हो गया है तो बदलना है, तो वो लोग बार बार उसको कंडेंसर का नाम बोलते हैं. सो कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर. कंडेंसर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट which has ability or capacity to store energy in the form of electric charge. कंडेंसर क्या करता है, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Capacitors are usually designed to enhance and increase the effect of capacitance considering capacitor's size and shape. कैपेसिटर का जो साइज और शेप होता है वो ऐसा बनाया जाता है कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सके. कैपेसिटेंस का सिंपल मतलब यही था, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, और हमारा एम यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज उसके ऊपर स्टोर कर सके. सो The storing capacity of the capacitance vary from small storage to high storage. छोटे से लेकर के बहुत लार्ज स्केल तक इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करता रहता है. अब आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म पर चलते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है, क्या इसमें होता होगा. अब देखिए एक मैंने आपको यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी लिख दे रहा हूँ. ये कौन सा है, इट इज पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर्स। भाई कैपेसिटर तो अभी तक हमने समझा ही नहीं है, हमको तो सिर्फ कंडक्टर के बारे में पता है ना। लास्ट क्लास में जितना पढ़ा है वी नो ओनली अबाउट कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में बेटा ये सोचा गया कि अगर हम लोग किसी एक कंडक्टर के पास दूसरा आइडेंटिकल कंडक्टर ले आए तो उससे सोचिए क्या होता है। ठीक है, मैं उसी चीज को आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक कंडक्टर के पास, चलिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग उस चीज को समझ पाए। मैं यहां पर स्पेस बढ़ा दे रहा हूं। अब देखिए, जस्ट इमेजिन ये हमारे पास एक प्लेट है, कंडक्टर का एक प्लेट है। इस प्लेट को बेटा हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया, वी हैव कनेक्टेड इट टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। इसको मैंने किसी एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ करके इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप सबको पता है किसी भी कंडक्टर प्लेट को जो भी चार्ज हम देंगे वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। तो उसकी सरफेस पर, जैसे अगर मान लो ये प्लेट है तो इस पूरे पोर्शन पर कौन सा चार्ज आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसके बगल में यहां पर जस्ट एक आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टर लाकर रख दिया। ये कैसा है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल उसी के जैसा है लेकिन अनचार्ज्ड है। अब इसको लाने से क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर लाओगे तो क्या होगा? मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक इंडक्शन का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। जैसे ही आप लेकर के आएंगे, जरा आप सोचिए, इसकी इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जबकि इधर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है ये बात? लेकिन निगेटिव चार्ज जो है वो इधर वाले सरफेस के बहुत क्लोज है, इधर वाली सरफेस के बहुत पास में है। ठीक, तो होगा क्या यहां पर, जरा ध्यान से सोचिए। एक प्लेट ये है, इस प्लेट की इस सरफेस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। आप एक आइडेंटिकल एक दूसरा प्लेट ले आए, उस प्लेट की इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। और जस्ट पीछे इधर वाले पार्ट पर कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जस्ट इमेजिन इट, पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है, निगेटिव। सही है। तो देखिए जरा क्या होगा यहां पर, आप जैसे ही इस प्लेट को लाएंगे इधर की तरफ बेटा निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये निगेटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव चार्ज क्या इस प्लेट ए, मैं नाम दे दे रहा हूं, ये ए प्लेट है और इस प्लेट का नाम है बी, तो क्या बी प्लेट के पास में आने से ए प्लेट का जो पोटेंशियल था वो पहले से कुछ कम हो गया? भाई निगेटिव चार्ज लाओगे तो निगेटिव की वजह से कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये एक प्लेट था, इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट। आप बी प्लेट लाए, बी प्लेट की फ्रंट सरफेस पर, इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से मैं मान लेता हूं यहां पर -4 वोल्ट क्रिएट हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक, अब आप कहेंगे सर अगर यहां पे माइनस चार्ज है तो पीछे वाली सरफेस पे सर प्लस चार्ज भी तो है। बिल्कुल सही है आपकी बात, यहां पर प्लस चार्ज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला निगेटिव चार्ज इसके पास में है या ये वाला पॉजिटिव इसके पास में है? तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि सर ये वाला जो निगेटिव है, ये निगेटिव ए प्लेट के ज्यादा पास है, तो निगेटिव का इंपैक्ट, मतलब निगेटिव का जो पोटेंशियल है वो बेटा वहां ज्यादा इफेक्टिवली जाएगा। बोलो यार,
ये चीज तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। यहां पर भी वही काम हुआ, -4 वोल्ट यहां पर क्रिएट हुआ, और जो ये प्लस वाला है इसकी वजह से मान लेते हैं हम लोग प्लस का पोटेंशियल क्रिएट हुआ, लेकिन वो प्लस का 4 वोल्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ज्यादा दूर है बेटा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चार्ज भले उतना ही हो, है ना। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे होंगे तो ए वाली प्लेट का जो पोटेंशियल 10 वोल्ट था, क्या अब वो ओवरऑल 9 वोल्ट हो गया है? और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है तो ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम था ना, ए प्लेट तो एक आइसोलेटेड सिस्टम था, तो ए प्लेट कहेगा ना कि आपने मेरा पोटेंशियल जबरदस्ती डिक्रीज कर दिया है, तो आप उसको इंक्रीज करिए। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको और चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो, यहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं कि यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज करने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका क्या है भाई, चार्ज दीजिए। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है तो इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग चार्ज, चार्ज देकर के उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। तो हुआ क्या, यहां पर चार्ज दिया हमने उसको और ज्यादा, और पोटेंशियल को फिर से हम लोग कहां तक पहुंचाएंगे, 10 वोल्ट तक पहुंचाएंगे। लेकिन जरा सोचो, क्या हमारा एम यही था कि हम इस प्लेट ए पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके? नॉर्मली जितना चार्ज आ सकता था मैंने फुल कर दिया था एकदम, ठीक, एकदम फुल्ली चार्ज हो गया है। अब इसके पास में जस्ट एक बी प्लेट लाया, और बी प्लेट लाने से कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि इसका पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कम हो गया, और उसकी वजह से मुझे और चार्ज देना पड़ा। तो मेरा पर्पस जो था वो कहीं ना कहीं बोलो फुलफिल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना था, चार्ज ज्यादा देना पड़ा मुझे। क्लियर? ये था इसका पहला सीन, मतलब एक दूसरा आइडेंटिकल कंडक्टर लाने से ए का पोटेंशियल कम होता है, तो ए को और चार्ज देना पड़ता है। लेकिन वही बात आई, क्योंकि मैंने आपको कल ही यानी कि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको इस बात का इस कहावत के बारे में कहा था कि इंसान की आदत है, उंगली पकड़ाओगे तो पूरा हाथ पकड़ना चाहेगा। थोड़ा सा चार्ज बढ़ गया तो अब वो सोच रहा है कुछ और करो ताकि और चार्ज इस पे भर दिया जाए। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने इसका एक दिमाग लगा करके एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया बेटा। क्या ऑल्टरनेटिव निकाला, बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बी वाली सरफेस की क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। ये साइन किस चीज का है, इट इज द साइन ऑफ अर्थिंग। बी वाली सरफेस की क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। अर्थ जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज ओशन ऑफ चार्ज। अर्थ में बहुत सारा चार्ज है, इसीलिए हिंदू धर्म में अर्थ को क्या बोला गया है, धरती माता, बिकॉज दैट बिहेव्स लाइक ओशन। जो भी मांगोगे वो आपको देंगी, वो जस्ट लाइक अ मदर। ठीक, तो कहने का मतलब क्या था कि आपने वहां पे अर्थिंग करा दिया। अर्थिंग से हुआ क्या कि वो ओशन ऑफ चार्ज था, और अर्थ ने ये देखा कि भाई इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अर्थ ने तुरंत क्या किया, यहां अंदर से यानी अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जस्ट सोचिए आप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोलो ये जो बी वाला जो सरफेस है, इस बी वाले सरफेस का ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? जस्ट इमेजिन, सोचिए, ये सब पॉजिटिव चार्जेस, बोलो यार क्या ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? क्लियर है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए और उन इलेक्ट्रॉन्स ने इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए मैंने उन पॉजिटिव चार्जेस को हटा दिया है। अब जरा सोचो, फिर से सोचो, ये जो +3 वाला काम हो रहा था बेटा, ये भी खत्म हो गया। पहले सीन क्या था, 10 वोल्ट था ए का, फिर वो ओवरऑल 9 वोल्ट हो गया था, तो आपने चार्ज दिया, बढ़ करके फिर से 10 वोल्ट हुआ। अब आपने क्या किया, बी वाली सरफेस की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या हुआ, चेक करिए जल्दी से क्या हुआ। अब ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो गया है, तो आप कहेंगे सर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट होने का मतलब अब फिर से ए वाला प्लेट बवाल कर देगा। ए वाला प्लेट कहेगा मैं तो आइसोलेटेड सिस्टम था, आपने मेरा पोटेंशियल कैसे कम किया? तो क्या कहेगा, मेरा पोटेंशियल फिर से बढ़ाओ।
पोटेंशियल बढ़ाने का एकमात्र तरीका क्या है, जल्दी से बताइए। एकमात्र तरीका है उस पर चार्ज को बढ़ाओ और चार्ज भरो उस पर। तो हमारा जो पर्पस था भाई फुलफिल हो रहा है, मैं बार बार आपको ये बात रियलाइज करा रहा हूं। फिर से हमने उसको और चार्ज दिया और बेटा ओवरऑल उसका पोटेंशियल कितना बना दिया, 10 वोल्ट। तो इसका मतलब एक आइडेंटिकल कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर टच कराने में या एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ने में कोई फायदा नहीं है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हमने क्या बोला था, चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई टचिंग। उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज से है कि अगर हम एक कंडक्टर के पास आइडेंटिकल दूसरा कंडक्टर सिर्फ बगल में लाके रख दे, टच ना कराएं, ताकि इस बार चार्जिंग कैसा हो, दैट शुड बी चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन देखने को मिला, और वो ये मिला कि ए प्लेट में हमने ज्यादा से ज्यादा चार्ज, हमने कई बार उसमें चार्ज एकदम फुलफिल कर दिया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। इस सिस्टम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ध्यान से आगे, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन 2 वेज। वो 2 वेज कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहला वे ये है लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है, उसमें हमने क्या किया है, जो पहली प्लेट है हमारी, उस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। जो दूसरी प्लेट है उसको हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। होगा क्या इससे, जैसे ही आप इन टर्मिनल से जोड़ेंगे, इस पर बेटा यहां पर प्लस चार्ज आएगा पूरी प्लेट पर, आप सबको पता है ये बात। और इस पर इसकी जो इधर वाली जो फ्रंट सरफेस होगी, इसके जस्ट सामने वाली जो सरफेस होगी, उस पर बेटे कौन सा चार्ज आएगा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, बीच में कौन सी फील्ड बेटा स्टेबल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो जाएगी। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो जाएगी, और यही सिस्टम हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। और दूसरा सिस्टम जो मैंने आपको समझाया कि एक प्लेट, ये देखिए ए वाला प्लेट है, इस ए वाले प्लेट को हम लोगों ने कौन से पोटेंशियल से जोड़ा है, ए वाले प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ताकि इस पर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। और जो बी वाला था उसकी हमने क्या कर दी है, अर्थिंग कर दी है। बी वाले की हमने अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग करने से इसका जो पॉजिटिव था इधर वाली सरफेस का, वो सब अर्थ में चला गया, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया, उसने न्यूट्रलाइज किया। और इस पर इधर वाले पर कौन सा चार्ज हमें दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इस सिस्टम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सो दीज आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। आप लोग डायग्राम बहुत बढ़िया साफ सुथरा अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा। अदरवाइज आपको मैं ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप लोग अपने ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वहां से आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आप प्रिंट कर लीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया साफ सुथरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ लिखते जाते हैं तो उससे बेस्ट बेटा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो ट्राई टू राइट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब आ जाते हैं हम लोग उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के फुल डिस्क्रिप्शन में, फुल डिटेल अब हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें आप लोग स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपसे क्या कहा गया है कि The setup of dielectric and electrode to form capacitor is known as parallel plate capacitor। अभी मैं आपको बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। ठीक है, बट 2 पैरेलल कंडक्टिव प्लेट, 2 कंडक्टर्स प्लेट हो, पैरेलल हो, आर यूज्ड एंड इन बिटवीन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इनके बीच में यहाँ कहीं पर अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या मैंने बोला, एक प्लेट ये है, दूसरा आइडेंटिकल प्लेट ले आओ, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटर। ठीक, लेकिन अगर इन्हीं दोनों के बीच में एक यहां पर एक इंसुलेटर भर दिया जाए, उस इंसुलेटर को यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ये देखिए ध्यान से,
इधर वाले डायग्राम में आपको बताया है मैंने, ये क्या है, इट इज डाई इलेक्ट्रिक, जो कि क्या होता है कि इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर आप रबर ले आओ, रबर को भर दो उसके बीच में, ठीक, माइका हो गया, उसको आप फिल कर दीजिए। तो वो जो सिस्टम है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्लियर। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको यहां पर फॉर्मूला बताया गया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहां पे लिखा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। ये सब चीजों को मैं समझाता हूं कि आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया, फिर मैं आपसे इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से भाई, किसी भी एक चार्ज्ड प्लेट की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बोलो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, बताइए भाई। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इस तरह की दो आइडेंटिकल प्लेट्स मैंने यहां पे रख दी हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का अपना जो एरिया है वो दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है बेटा, एरिया ए है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डी। और अगर इन दोनों प्लेट्स पर ऐसे चार्जेस पड़े हुए हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो जाएगी। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, फॉर एग्जांपल मान लो यहां कहीं पर एक कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप जरा सोचो, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा खुद से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, उस सिग्मा की वैल्यू क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर है, ठीक। तो पॉजिटिव ने अपने से दूर किया, और निगेटिव चार्ज जो होगा वो जो पोटेंशियल, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी, दैट इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो सिग्मा होगा वो भी आप लोगों को पता है, दैट इज अगेन चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसके बीच में जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहां पर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस सिग्मा की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो क्या बन जाएगा, Q बाई A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को मिल गई है। हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालने में। कैपेसिटेंस का फंडा मैंने लास्ट क्लास में ही आपको सिखाया था। मैंने आपसे क्या बोला था, C इज इक्वल टू Q बाई V। पोटेंशियल निकाल लो, चार्ज से डिवाइड कर दो, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने निकाल लिया है, अब मैं क्या निकालूंगा, उसी P पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालूंगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें जो कि बिटवीन द प्लेट्स है, अगर उसको निकाल लें तो बोलो हम लोग को पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये पोटेंशियल P पॉइंट का नहीं है, इसके बीच का पूरा है, तो मैं ये P पॉइंट हटा दे रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर वो आप लोग खुद चेक कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी वजह से यहां पूरे में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा प्लेट्स में, वो पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसी में हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, डिस्टेंस का। तो ये आ गया बेटा हमारे पास पोटेंशियल। लेकिन हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल नहीं निकालना है, हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन V, सो वी कैन राइट Q अपॉन V। V की वैल्यू है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, एंड इट हैज बिकम एप्सिलॉन नॉट A बाई D। So we have a very simple formula of कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप सबको पता है, आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक, इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जब फ्री स्पेस था, या बोले तो वैक्यूम था, सिंपल, तो वहां पर हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग इस तरह का कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर रख दें, तब क्या होगा, तो मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर अगर रख देंगे तो यही कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी। इस बार ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या है बेटा, दिस इज परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी है। और ये सब चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं इसके बारे में, कि जो परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की, एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जहां पर ये के आपका क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक, दिस के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उस डाइलेक्ट्रिक का क्या था, कांस्टेंट था। ठीक, या इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, के को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहा जाता है, यू कैन राइट इट ऑल्सो। क्लियर? सो अगर इस एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं तो आप लोग चेक कर सकते हैं, C विल बिकम, यानी कैपेसिटेंस विल बिकम के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चेक करिए, अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर ये एक से बड़ा है, जो कि होता है, एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है, अभी मैं बताता हूं आपको इन सब के बारे में डिटेल में कि कब एक होगा, कब एक से बड़ा होगा। तो बेटा कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो आप चेक करो, के टाइम्स हो गई, बढ़ गई। इट मीन्स भाई इंसान का नेचर, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ेगा। मतलब थोड़ा सा चार्ज स्टोर हो रहा था तो उसने और दिमाग लगाया, बगल में एक कंडक्टर ले आया तो और चार्ज स्टोर हो गया, और दिमाग लगाया, इसकी इस सरफेस की अर्थिंग कर दी तो और चार्ज स्टोर हो गया। इतना सब होने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो अब उसने क्या किया, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से उसने देखा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स हो गई सीधे सीधे। वो बहुत खुश हुआ कि यार मेरा पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। लेकिन अभी भी उसको संतुष्टि नहीं है, वो और ज्यादा चाहता है, और ज्यादा चार्ज बढ़े, और ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़े। तो आइए देखते हैं इसके आगे उसने क्या क्या किया। मैं आपको ये सारी चीजें एक स्टोरी के रूप में पढ़ा रहा हूं ताकि कैपेसिटेंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में इसको लेकर के नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैं इसीलिए आपको फुल डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं इसी डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता रहा हूं। जो डाइलेक्ट्रिक आपने बीच में इंसर्ट किया वो डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ाने पर घटाने पर, वो सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लियर है गाइस? सो यू कैन सी हियर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया है। डाइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग substances, नॉन कंडक्टर्स होते हैं ये, these are non conductors which are insulating materials and are bad conductors of electricity। करंट का बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर्स हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी मेड टू होल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज व्हाइल डिसिपेटिंग मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो
वहां पर वेस्ट होता है, लेकिन फायदा क्या होता है कि चार्ज स्टोर रहता है, चार्ज वहां से मूव नहीं होता है। एग्जांपल्स के रूप में जैसे माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पोर्सलेन हो गया, वेरियस मेटल ऑक्साइड्स हो गया, इवन जो ड्राई एयर है हमारा, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इवन ड्राई एयर कैन बी यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक। बट अच्छे डाइलेक्ट्रिक्स तो यही है, माइका, प्लास्टिक, ग्लास, पोर्सलेन, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं, वही हैं बढ़िया। ठीक, देखिए इसका मैंने एक डायग्राम आपको बना करके दिखाया है। डायग्राम में देखिए जो ऊपर वाला ये जो ग्रे कलर का प्लेट है और जो नीचे वाला जो ग्रे कलर का प्लेट है वो क्या है? दोज आर कैपेसिटर प्लेट्स, कंडक्टर प्लेट्स हैं वो दोनों। ठीक, जबकि बीच में ये जो आपको देखिए जो ब्लू कलर का या ब्लू ग्रीन कलर बोल सकते हैं, जो ब्लू कलर का ये जो बीच में फिल किया गया है वो क्या है? दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को उसके बीच में एकदम फिल किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्लासिफिकेशन देखो, जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इनके बेसिक कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले वाले पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है विच इज योर पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर का मतलब देयर विल बी पोल्स इन इट, प्लस अलग होगा, माइनस अलग होगा, वो दोनों कोइंसाइड नहीं कर सकते कभी भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज पोलर। तो पढ़ते हैं, आइए देखिए, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन विच पॉसिबिलिटी दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉलिक्यूल्स विल कोइंसाइड इज नल और जीरो। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कोइंसाइड करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? जीरो है। मतलब इसका प्लस अलग रहेगा और माइनस अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया और HCl, आप सबने केमिस्ट्री में इस बारे में पढ़ रखा होगा कि जो अमोनिया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। यहां पर लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये पोलर है, क्योंकि लोन पेयर की जो पोलरिटी है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 अलग हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं HCl को देखूं तो बॉन्ड भले इनके बीच का कोवेलेंट है, बट यहां पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम लोग हमेशा शो करते हैं HCl में। NaCl होता तो Na प्लस हो जाता, Cl माइनस हो जाता, वो तो अलग ही हो जाता क्योंकि वो सॉल्ट है। HCl में कोवेलेंट नेचर होता है, बट फिर भी क्लोरीन चार्ज को अपने पास घसीट कर रखता है। मतलब चार्ज का सारा होल्ड किसके पास है? क्लोरीन के पास है। हाइड्रोजन तो बेचारा सीधा साधा होता है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो कहता है भैया इलेक्ट्रॉन तुम ले लोगे हमसे तो भी हम खुश हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे हम तो भी खुश हैं क्योंकि मेरा डुप्लेट पूरा हो जाएगा। बात समझ आ रहे हैं? 2 ही लोग खुश होते हैं, या तो उनका पूरा काम हो जाए, डुप्लेट पूरा हो जाए, या तो सब चला जाए। समझ में आ रही है आपको बात? तो कहने का मतलब ये HCl का नेचर है, तो वो पोलर है। बेटा यहां पे देखो, जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली जहां मन है, जिधर मन है उधर प्लस, जिधर मन है उधर माइनस। आप चेक करो, इधर प्लस है, इधर माइनस है, फिर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, लेफ्ट में प्लस है, राइट में माइनस है, ऐसे ऐसे देखो, जैसा मन था वैसे मॉलिक्यूल इधर उधर पड़े हुए थे रैंडमली अपना। ठीक, लेकिन अगर यहां पर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊं, डाइलेक्ट्रिक्स कैसे हैं बेटा? याद करो, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर सकती है। अगर कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो ना कर पाती। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसके अंदर फ्लो कराएंगे तो आप खुद चेक करिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स QE लगेगा ना फील्ड की डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव आप चेक करो, जितने पॉजिटिव हैं, अब क्या वो सारे पॉजिटिव राइट में हैं? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रही होगी? राइट डायरेक्शन में। तो राइट साइड होने का मतलब यहां पर सारे पॉजिटिव बेटा राइट में हो गए और सारे निगेटिव लेफ्ट में हो गए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर के, वो सब खुद को रीअरेंज करेंगे, दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का डाइलेक्ट्रिक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा टाइप का डाइलेक्ट्रिक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब इस बार क्या होगा, पोल्स नहीं होंगे। पोल्स ना होने का मतलब इस बार इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है दैट में कोइंसाइड। बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इट हैज नो परमानेंट और इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। इनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट कब क्रिएट होगा, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराएंगे। तो देखिए डायग्राम बगल में मैंने बना के दिखाया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो चेक करो प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं बेटा, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराई तुरंत चेक करो सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड में हो गए और सारे नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड में हो गए, क्योंकि आपने इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराई रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही होगी राइट साइड में, कुछ इस टाइप की फील्ड रही होगी। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस ने खुद को अलाइन कर लिया फील्ड की डायरेक्शन में और निगेटिव चार्जेस ने अलाइन कर लिया फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो एग्जांपल है जैसे हमारा बेंजीन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आप सबको पता है जो बेंजीन है वो नॉन पोलर होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, वैसे आप सबको पता ही होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, मीथेन की बात करें तो बीच में कार्बन होता है और चारों तरफ इसमें हाइड्रोजन होता है इस तरीके का। तो हर तरफ आप चेक करिए, हर तरफ का जो डाइपोल मोमेंट है वो ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो लीनियर स्ट्रक्चर है, इधर से ऑक्सीजन इधर से ऑक्सीजन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। इस वजह से यहां पर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। So these are the categorization of dielectrics। ठीक है, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब आइए इसमें और डिटेल में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का बेटा सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा देंगे तो मैंने आपको बताया ही था सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, सारे निगेटिव चार्जेस जो हैं वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अभी इस चीज़ के बारे में आपको और डिटेल में बताने वाला हूं, तब तक एक चीज़ आप और देख लीजिए, फिर मैं इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगली चीज़ क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अभी मैंने के से डिनोट किया था, जिस के को हम लोग कप्पा भी बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है कप्पा। क्या है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of the substance to the permittivity of free space, यानी कि vacuum is known as dielectric constant. It expresses the extent to which a material can hold electric flux. ये इसका conceptual मतलब है कि ये क्या करता है, it expresses the extent to which the material can hold electric flux। मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल्ड कर सकता है। The relative permittivity of a dielectric substance is also called dielectric constant। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नाम और भी है, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, जो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। ठीक, उसको मैं हम लोग कप्पा भी बोलते हैं। ठीक, अलग अलग मीडियम्स के लिए आप देखिए, जैसे वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, फॉर वैक्यूम इट्स वैल्यू इज 1। एयर के लिए वैल्यू कितनी, 1.00059। तो इसको भी हम लोग रफली इसको भी बेटा हम लोग 1 ही लेकर के सॉल्व कर देते हैं। ठीक, बट आप देख सकते हैं कि एयर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम।
वाटर के लिए अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है, कुछ बुक्स में 81 भी लिखा जाता है, तो जो भी वैल्यू दी जाए आप उसको यूज कर लीजिएगा। किसी पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू रफली 3.6 होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब बीच में पेपर रख दोगे तो कैपेसिटेंस लगभग 3.6 टाइम्स हो जाएगा। वाटर अगर आपने रखा, मतलब प्लेट्स के बीच में अगर पानी भरा हुआ है, तो बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 80 टाइम्स, 80 गुना हो जाएगा। पहले चार्ज अगर आप 1 कूलम स्टोर कर पा रहे थे प्लेट पर, तो अब आप 80 कूलम स्टोर करेंगे, 80 गुना, 80 टाइम्स हो जाएगा बेटा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को यूज करके वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर देखो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, और उसी पोलराइजेशन से हम लोग और डिटेल में एनालिसिस यहां पर करेंगे। अब है क्या कि जब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड थे। मैं लिख रहा हूं, दीज मॉलिक्यूल्स वर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक, जैसा मन था वैसा। बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंसर्ट की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फ्लो कराया, तब क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल्स थे उन सारे मॉलिक्यूल्स ने बेटा खुद को अलाइन कर लिया। अलाइन करके सारे मॉलिक्यूल्स अब फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पॉजिटिव चार्जेस फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्जेस फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करना चाहते हैं। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, मैं इसी चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्लेट है, पहला प्लेट, ठीक, कैपेसिटर का, और ये इसका दूसरा प्लेट है। हमने क्या किया, इसके बीच में मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, इसके बीच में हमने यहां पर एक ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया, ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा आप, इसके इस वाले सरफेस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक, प्लेट के, और इस वाले सरफेस पर कैपेसिटर है भाई, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो इस वाले सरफेस पर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज। इस पर मैं प्लस क्यू चार्ज मान ले रहा हूं और इस पर मैं माइनस क्यू चार्ज मान ले रहा हूं। तो इन चार्जेस की वजह से एक बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो गई, विच इज आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह की आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो गई। जस्ट अ मिनट, इसको मैं खुद बना दे रहा हूं मैनुअली। ऐसा, ये देखिए, इस तरह की एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टेबल हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद चेक कर सकते हैं किधर से किधर की तरफ है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं लिख रहा हूं, इट इज EO। EO मींस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए उसके बारे में भी मैं बात करता हूं कि दूसरा मैंने वर्ड क्यों बोल दिया। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर अभी फिलहाल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने खुद देखा था कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स ने खुद को रीअरेंज कर लिया, अलाइन कर लिया।
कैसे कर लिया कि इस फील्ड में बेटा जितने पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट रहा होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो सारे पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में हो गए राइट साइड में, और सारे नेगेटिव लेफ्ट साइड में हो गए। ये बात आप लोग को आई थिंक इस वाले डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो जितना भी लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट साइड में यहां पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, माइनस। और इस डाइलेक्ट्रिक के राइट साइड में आप चेक करिए कौन सा चार्ज अपीयर होगा, प्लस, इस तरह का। तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी तो स्टेबल हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, एक तरफ इधर माइनस अपीयर हुआ, एक तरफ प्लस अपीयर हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी स्टेबल हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, इसलिए मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम, ध्यान से देखना, अंदर है इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं क्या रख रहा हूं, ई आई। ई आई मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये इनसाइड, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब आप ध्यान से सोचो, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे का बेटा अपोज कर रही हैं? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपोजिंग ईच अदर। मैं यहां लिख रहा हूं, both electric fields are opposing each other, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। इस अपोजिशन की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड है, आप चेक करो, रेड कलर का ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अंदर की फील्ड क्या ई ओ माइनस ई आई हो गई। भाई बड़ी फील्ड तो ऑब्वियस है ई ओ रही होगी, मतलब आउटर फील्ड पहले की है ना, पहले की फील्ड कौन सी थी, आउटर थी, तो वो स्ट्रांग रही होगी, क्योंकि उसी की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड डेवलप हुई है। तो हुआ क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो फील्ड है, दैट हैज नाउ बिकम वीकर देन बिफोर। ध्यान से समझिए, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, when dielectric is placed in the electric field, the field, मैं लिख रहा हूं, the electric field within the dielectric is weakened। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो फील्ड है वो पहले से कम हो गई है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहले फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहले फील्ड कितनी थी, ई नॉट, लेकिन अभी कितनी हो चुकी है, ई नॉट माइनस ई आई, मतलब पहले से वो फील्ड कुछ कम हो गई है। तो इसी चीज को मैं बताता हूं कि ये फील्ड कम होने से, अंदर की अगर फील्ड कम हो गई तो इसका मतलब बेटा अंदर का पोटेंशियल कम हो गया। सोचो भाई, फील्ड कम होने का मतलब अंदर का पोटेंशियल कम हो गया, और अगर अंदर का पोटेंशियल कम हो गया तो बोलो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं इसी चीज को यहां पे दिखा रहा हूं। एक तरफ मैं सीन लिख रहा हूं बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, बिफोर डाइलेक्ट्रिक, ठीक, और एक सीन है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होने के बाद और पहले क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इंसर्ट होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, जो कि बाद में
कितनी हो गई है, फॉर एग्जांपल ई, जिसको हम लोग ई नेट बोल रहे हैं। ठीक, पहले पोटेंशियल बेटा वी नॉट रहा होगा, बाद का पोटेंशियल वी हो गया। पहले कैपेसिटेंस सी नॉट रहा होगा और बाद का कैपेसिटेंस सी हो गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है क्या, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी कर दिया तो क्या जो प्लेट्स थी, प्लेट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस था जिसको हमने डी बोला था, क्या ये डी चेंज हो गया? नहीं, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस तो अभी भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर बेटा रेशियो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड्स का तो ई नॉट अपॉन ई दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी। ठीक है, और यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है क्या कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है वो ज्यादा थी। पहले फील्ड ज्यादा अगर थी तो इसका मतलब पहले का पोटेंशियल भी, इट मींस वी नॉट वाज ग्रेटर देन वी, पहले का पोटेंशियल ज्यादा था। ठीक है, तो मैं इस एक पॉइंट को बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। पहले का पोटेंशियल क्या था भाई? ज्यादा था। ठीक, मतलब आपने पोटेंशियल को कम कर दिया। अब अगली चीज देखिए, कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस C जो होता है दैट इज इक्वल टू Q बाई V। चार्ज तो उतना ही है बट कैपेसिटेंसेस का अगर रेशियो देखा जाए दैट इज C नॉट अपॉन C, तो इट विल बी V अपॉन V नॉट। भाई चार्जेस तो सेम है, कैंसिल हो गए, तो ये बन गया V अपॉन V नॉट। बट वी नो दैट कि ये V नॉट बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये जो रेशियो आया है दिस रेशियो विल बी लेस देन 1, और इसके लेस देन 1 होने का मतलब जो कैपेसिटेंस C है, इसके लेस देन 1 होने का मतलब C इज ग्रेटर देन C नॉट, मतलब बाद का जो कैपेसिटेंस है वो पहले के कैपेसिटेंस से ज्यादा है। इट मींस ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, अब मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है कि इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो बेटा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the maximum value of the electric field, that it can bear without its इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब देखिए एक नई बात आ गई। क्या कहेंगे सर आपने अभी तक ब्रेकडाउन तो बताया नहीं, तो आइए देखते हैं भाई ब्रेकडाउन का क्या मतलब है। मैंने आपको पीछे क्या बताया, इंसान की आदत है उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा दोगे ज्यादा मांगेगा। वही चीज यहां पर हुई, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा ली, चार्ज और ज्यादा स्टोर कर दिया, लेकिन इंसान का मन भर नहीं रहा, वो सोच रहा है कुछ और करो ताकि और चार्ज भरे। ठीक, तो उसने ये सोचा कि यार जब थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नॉर्मली प्लेट्स को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्जेस इंड्यूस हुए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी फील्ड आई,
और उस फील्ड के आने की वजह से पोटेंशियल कम हुआ, चार्ज और बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना ये जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको और बढ़ाया जाए। बात समझ आ रही है आपको? सारा गेम यहां पर क्यों हो रहा था? इस ईओ के कारण, मतलब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारा गेम हो रहा था। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज किया जाए। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा और इंक्रीज करने से अंदर वाला ये जो ई आई है ये भी और इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। अब हुआ क्या यहां पर कि आपने आउटर फील्ड इंक्रीज किया तो अंदर वाली फील्ड भी इंक्रीज हुई। दोनों फील्ड्स बेटा एक दूसरे का क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं। अब जरा सोचो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल है, आंख बंद करिए एक बार और सोचिए जो बात मैं बोल रहा हूं, एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं टोटल बेटा? दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक आउटर राइट साइड में और एक इनर लेफ्ट साइड में। ठीक, अब होगा क्या कि जो आउटर फील्ड है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को राइट में ले जाना चाहती है, जबकि जो इनर फील्ड है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को बेटा लेफ्ट में लाना चाहती है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स तो स्ट्रेच हो रहे होंगे, खिंचाव में होंगे, क्योंकि बाहरी फील्ड उसके पॉजिटिव को राइट ले जाना चाहती है और अंदर की फील्ड जो है उसको लेफ्ट में लाना चाहती है। तो सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा स्ट्रेचिंग बढ़ रहा होता है। और जब स्ट्रेचिंग बढ़ रहा होता है और आपने क्या किया, आप लगातार आप फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो स्ट्रेच भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा? टूट जाएगा। आपने इतना ज्यादा उसको खींच दिया कि अब वो मॉलिक्यूल के जो प्लस और माइनस हैं वो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अगर ये प्लस और माइनस अलग हो गया तो ये दोनों ही, बोलो क्या ये दोनों ही फ्री चार्जेस बन गए बेटा? और इनके फ्री चार्जेस बनने का मतलब अब ये सब्सटेंस डाई इलेक्ट्रिक बचा ही नहीं, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक का यार मतलब ही यही था कि वो इंसुलेटर हो। लेकिन बेटा स्ट्रेच बढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए मतलब फ्री चार्जेस आ गए, और अगर फ्री चार्जेस आ गए तो इसका मतलब ये अब कंडक्टर बन चुका है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाइलेक्ट्रिक कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से पहले जितना मैक्सिमम फील्ड ये झेल सकता है डाइलेक्ट्रिक, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग जो यहां पर है विच इज ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। breakdown potential difference. Look at this. ठीक है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन लिख दीजिए कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये पोटेंशियल है बेटा, तो दैट मैक्सिमम पोटेंशियल जिस पर ब्रेकडाउन होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख रहा हूं the potential difference between the capacitor plates at which electric breakdown occurs in the dielectric material placed between
the plates is called breakdown potential difference। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को कैपेसिटर का सारा जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। कैपेसिटर्स क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उनके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लास पूर्ण रूप से आप समझने की कोशिश करिएगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, you can contact me, you can ask me so that your doubt may be cleared. Thank you guys, take care.